मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया अपने YouTube चैनल इनसाइट के माध्यम से आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। उस टॉपिक का नाम है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड। ये दो टॉपिक गांधी जी के राजनीतिक स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश से पहले ये दो घटनाएं ऐसी घटी जिन्होंने गांधी जी सहित पूरे भारत को उद्वेलित कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। और ऐसे लोग जो कुछ भारत में थे जो अंग्रेजों के शासन को अच्छा मानते थे, उनको भी ये सोचने पर विवश कर दिया कि अंग्रेज हमारे हित में कभी भी नहीं है या अंग्रेज शासन हमारे हित में कभी हो नहीं सकता। तो दोस्तों, आज हम जो सबसे पहले बात करने वाले हैं वो रॉलेट एक्ट के बारे में बात करते हैं। रॉलेट एक्ट के बारे में अगर बात करें उससे पहले हमको यहाँ ये समझना है साथियों कि इस एक्ट की आवश्यकता अंग्रेजों को क्यों पड़ी। ये एक्ट 1919 में लाया गया और इसको अभी ही लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर थोड़ा सा चर्चा यहाँ करना आवश्यक है। फिर हम इस पर चर्चा ये करेंगे कि इस एक्ट में ऐसा क्या था जिससे इतना अधिक भारतीय जन भावनाओं में आक्रोश पैदा हुआ, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर इतना व्यापक आंदोलन हुआ और एक इतना बड़ा नरसंहार जो अंग्रेजों के लिए जीवन भर के लिए एक दाग बन के चिरस्थायी हो गया। आप जलियांवाला हत्याकांड क्यों हुआ और इसकी परिणति दोस्तों देखें तो इसकी परिणति देखें तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के रूप में हुई। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं दोस्तों कि रॉलेट एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर उसके बाद अपन रॉलेट एक्ट की शर्तें को देखेंगे, फिर उसके बाद उसके परिप्रेक्ष्य में क्या क्या घटनाएं घटी वो देखेंगे और उसके बाद फिर अंत में जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ उसके विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, रॉलेट एक्ट 1919 में जो लाया गया उसके पीछे वजह ये थी कि 1914 में दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इस समय इंग्लैंड विश्व युद्ध में रत था। उसको सैनिकों की दृष्टि से भी आर्थिक दृष्टि से भी भारत की बहुत आवश्यकता थी। अभी अंग्रेज बहुत अच्छे भारत से ट्रीट कर रहे थे। उसके बाद भी अंग्रेजों ने 1915 में एक भारत की शक्तियों को प्रोटेस्ट को रोकने के लिए 1915 में एक कानून बनाया था जिससे वो भारत में आंदोलन किसी भी गतिविधियों को रोकने के लिए उस कानून को लाए थे। इस समय गांधी जी सहित भारत के विभिन्न लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। गांधी जी जैसे नेताओं का मानना था अंग्रेज अभी संकट में, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। अंग्रेजों ने लिखित में तो नहीं पर अंग्रेजों ने कई प्लेटफॉर्मों पर ये भारतीयों को एश्योर किया, आश्वासन दिया कि प्रथम विश्व युद्ध के महायुद्ध के उपरांत हम भारत के लिए कुछ अच्छा करेंगे। इसी आशा में भारतीयों के अंदर एक नया जोश था। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये थी कि इस जो एक्ट को लाने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो एक ये भी था कि जब ये चीज़ें अंग्रेजों ने भारतीयों की जो जन आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया तो भारत में धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह और जो एक विरोध, एक असंतोष पनपने लगा। इस असंतोष को कम करने के लिए अंग्रेजों ने इस एक्ट को, जिसे काला कानून की भी संज्ञा दी गई, वो लाया। लेकिन प्रश्न ये होता है कि दोस्तों ये एकदम अचानक कैसे उठ रहा था? अंग्रेज इतने योग्य क्यों हो रहे थे कि 1919 में इस एक्ट की लाने की जरूरत पड़ गई? तो साथियों, भारत और फिर प्रश्न ये भी आ रहा है कि पंजाब में सबसे ज्यादा आंदोलन आपको पढ़ेंगे तो सबसे सर्वाधिक प्रभावित इस एक्ट से पंजाब हुआ। पंजाब में क्यों हो रहे थे? तो दोस्तों, यहाँ बहुत सूक्ष्म आपको एक इंपोर्टेंट बात बताता चलूं कि लगभग 3.5 लाख सैनिकों की भर्ती केवल प्रथम विश्व युद्ध में पंजाब से ही की गई थी। इसमें बहुत बड़ी संख्या में पंजाब के सैनिक हताहत हुए थे। पंजाब और बंगाल, चूंकि बंगाल में तो विरोध होना स्वाभाविक था, बंगाल उस समय राजधानी था कोलकाता, तो स्वाभाविक बात था। लेकिन पंजाब दूसरा केंद्र उभर के आया अंग्रेजों की प्रथम विश्व युद्ध के बाद।
दूसरी बात, आर्थिक मंदी भी बहुत स्तर से फैली हुई थी पूरे विश्व में। अनाज के दाम, असंतोष के जो कारण थे वो अनाज के दाम भी 93% तक बढ़ गए थे। विश्व व्यापी मंदी भी इसी समय आई। और सबसे बड़ी बात जो थी कि अंग्रेज इस तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि अंग्रेज भारतीयों की शक्ति को, क्रांतिकारी विचारधाराओं को, राष्ट्रवादी विचारधाराओं को चलने के लिए, जब अंग्रेजों को यह ज्ञात हुआ कि भारत में स्थिति कुछ परिवर्तित हो रही है हमारे विरुद्ध, अतः अंग्रेजों ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1917-18 में एक कमेटी गठित की और उस कमेटी को 2 दायित्व दिए गए। एक तो किस तरह से इन क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, दूसरा उनको 2 बातें पता लगानी थी कि एक बोल्शेविक क्रांति से भारतीय रिलेटेड तो नहीं है और जर्मनी का भारतीयों से क्या कनेक्शन है। इन सभी बातों को लेकर रॉलेट ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसी आधार पर केंद्रीय संसद ने फरवरी 1919 में दो एक्ट पारित करवाए केंद्रीय विधानमंडल में, पारित किए। इन्हीं 2 एक्टों को जो पारित हुए उन्हीं को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। और उसकी जो धाराएं थी वो धाराएं इतनी ज्यादा खराब थी कि उसी आधार पर उसको काला कानून की भी संज्ञा दी गई। दोस्तों, जब भारतीयों को पता लगा तो इसका बहुत तीव्रता के साथ विरोध होने लगा और इस विरोध यहां तक विरोध हुआ कि पूरे देश में इसके खिलाफ जो एक बंगाल विभाजन के बाद एक शांतिपूर्ण माहौल चल रहा था, उसके बाद ये बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ। जगह जगह अंग्रेजों विरुद्ध आंदोलन की पृष्ठभूमि बनने लगी, हड़तालें होने लगी, शांतिपूर्वक धरने होने लगे। लेकिन अंग्रेजों ने इन सबको नजरअंदाज करते हुए 8 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू कर दिया। अंग्रेजों ने भारतीयों की भावना का कोई ख्याल नहीं रखा और इन भावनाओं के विपरीत अंग्रेजों ने अपनी स्थिति को, अपने शासन को मजबूत करने के लिए पूर्व में किए गए वादों को नकारते हुए और इस एक्ट को लागू कर दिया। अब दोस्तों, इस एक्ट में ऐसा था क्या जिसे काला कानून कहा गया, या मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े उस समय के महान वकील जो थे, विद्वान थे, उन लोगों ने इसको न अपील, न वकील, न दलील की संज्ञा दी। तो इस कानून की जो सबसे बड़ी जो मुख्य धाराएं थीं, उस धाराओं में सबसे पहली जो धारा थी दोस्तों, उस धारा में यह था कि वो किसी भी व्यक्ति को शंका के आधार पर दीर्घ अवधि तक 2 साल तक रख सकते थे। बताएंगे भी नहीं उसको कि तुम पर कौन सा क्रिमिनल केस लागू कर दिया जा रहा है, तुमने क्या गलती की। किसी भी घर को चेक कर सकते थे, किसी भी संस्थान को चेक कर सकते थे। एक पहली शर्त। नंबर 1 तो मतलब क्या हो जाएगा, रॉलेट एक्ट की धाराएं दीर्घ काल तक जेल में, वो भी क्या, बिना मुकदमा चलाए। उसको बताया ही नहीं जाएगा, शंका के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दीर्घ काल तक के लिए जेल में डाल सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो कानून इंग्लैंड में उस समय लागू था, वो यहां पर लागू नहीं हो रहा है। देखिए, उनके जो सिटीजन के लिए अलग व्यवहार
औपनिवेशिक सिटीजन के लिए अलग व्यवहार, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण जो नियम है, जो आप सब लोग जानते हैं कि 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता था, लेकिन यहाँ वो लागू नहीं है। किसी व्यक्ति को दीर्घ काल तक शंका के आधार पर जेल में डाल सकते हैं। नंबर 2, जो इसमें दूसरी धारा थी, वो धारा ये थी कि इसके लिए विशेष अदालतें बनाई जाएंगी सुनवाई के लिए। जिससे कि नीचे या ऊपर सुनवाई करने की उनकी जो संदेहास्पद जो व्यक्ति थे, उनकी क्या कहते हैं, दोबारा सुनवाई की आवश्यकता नहीं है, एक साथ ही उनकी सुनवाई कर दी जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति की रिहाई का समय आ गया है, उसकी सजा पूरी हो रही है और वो रिहा हो रहा है, और अंग्रेजों को ये लग जाए कि ये व्यक्ति बाहर आकर फिर से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी को या अशांति का वाला माहौल क्रिएट कर सकता है, तो उसको बिना बताए दीर्घ अवधि तक जेल में ही रख सकते थे। ऐसी और कई अन्य धाराएं थी जिन धाराओं से भारतीयों में असंतोष पैदा हो गया, और गांधी जी सहित भारत के सभी नेताओं ने अपने अपने स्तर पर दोस्तों इसके लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किया, पूरे भारत में ऐसे आंदोलन होने लगे, और 6 अप्रैल को भारत में 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया। कहीं कहीं इस हड़ताल में भीड़ उग्र हो गई, और कहते हैं पंजाब में 5 श्वेत कर्मियों को, जो यूरोपीय लोग थे, उनको मार दिया गया। दंगा हुआ, सरकारी इमारतों पर जो अंग्रेजों से संबंधित थी, जो अंग्रेजों के सिंबल थे, उनको निशाना बनाया गया। और इसका सबसे ज्यादा व्यापक प्रभाव जो मैंने कहा पंजाब पर देखने को पड़ा, क्योंकि पंजाब विश्व युद्ध में के बाद सबसे ज्यादा हताहत होने वाला राज्य था, सर्वाधिक उनके व्यक्ति मारे गए युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में, जबकि प्रथम विश्व युद्ध से भारत का कोई लेना देना नहीं था। ऐसी स्थिति में पंजाब में स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई। अतः 11 अप्रैल को दोस्तों पंजाब के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया गया, यानी सैन्य शासन के हवाले पंजाब को झोंक दिया गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ भाई पंजाब में? क्योंकि दोस्तों पंजाब के 2 तत्कालीन बड़े कांग्रेसी नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। नंबर 1 याद रखना, ये परीक्षा में बहुत प्रश्न आता है बेटा। सैफुद्दीन किचलू और नंबर 2 डॉक्टर सत्यपाल, इनकी अकारण गिरफ्तारी कर ली गई। अब जब इतने बड़े नेताओं के अचानक गिरफ्तारी कर ली जाएगी और पहले से ही टेंशन उस क्षेत्र में थी, तो स्वाभाविक बात है और आंदोलन बिगड़ने वाला था। गांधी जी सहित अन्य बड़े नेताओं ने पंजाब की स्थिति को संभालने का प्रयास किया, और पंजाब की ओर जब वो चले तो उनको हरियाणा से वापस मुंबई भेज दिया गया, मार्शल लॉ लगा दिया गया। 12 तारीख को गिरफ्तारियां हुई। 13 तारीख को बैसाखी का दिन था दोस्तों। उस बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 भारतीय इतिहास की सबसे क्रूरतम घटनाओं में से एक घटना है, जिसने भारत में अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन की क्रूरतम जघन्य अपराध की क्या कहते हैं स्थिति का सामना किया दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर के आसपास के गांव के लोग, जिसने निषेध आज्ञा जो लगा दी गई थी पंजाब के अंदर, उसका ज्यादा पता नहीं था, और एक शांतिपूर्वक सभा जलियांवाला बाग में करने के लिए इकट्ठे हुए। लगभग 15-20 हजार के बीच में बताते हैं उस समय भीड़ रही होगी दोस्तों। और जलियांवाला बाग की जो स्थिति थी वो छोटा सा बाग था जिसके चारों ओर दीवार थी, निकलने का केवल एक ही रास्ता था।
वहां पर जनरल डायर उस जलियांवाले बाग पर अपने सैनिकों के साथ पहुंच जाता है। उनको बगैर चेतावनी दिए, अंग्रेज दस्तावेज तो कहते हैं कि अंग्रेजों को चेतावनी दी उन्होंने, लेकिन रास्ता तो जाने का था ही नहीं दोस्तों, और था भी तो उस रास्ते पर तो जनरल ओडायर खड़ा हुआ था, और ओडायर ने कहा 10 मिनट के अंदर पूरे बाग को खाली कर दिया जाए, तो पॉसिबल ही नहीं था। यानी वो पहले से ही इस मनसा के साथ आया था कि इन काले लोगों को हमें सजा देना है, वो कैसे हमारी बात की अवहेलना कर सकते हैं, हमारी मना करने के बाद कैसे इकट्ठे हो सकते हैं, ये ही औपनिवेशिक मानसिकता थी। वो कभी भी भारतीयों का हित चाहते ही नहीं थे, कभी भारतीयों के साथ समानता का व्यवहार किया ही नहीं, भारतीयों की भावना का कभी ख्याल रखा ही नहीं दोस्तों। और वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। 1650 बताते हैं राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए और 3000 लोग एक 1000 लोग मारे गए, 3000 लोग घायल हुए, जबकि अंग्रेजी सरकारी आंकड़ा के आंकड़े के अनुसार केवल 379 लोग ही मारना बताए गए। सोचो आप, उसमें भी आंकड़ा सही नहीं दिया गया। और जनरल ओडायर की जितनी भी भर्त्सना पूरे विश्व में की गई, उसके बराबर इंग्लैंड के किसी भी न अधिकारियों ने, न किसी प्रशासन ने जनरल ओडायर के खिलाफ न कोई कार्रवाई की, वरन उसकी कार्रवाई को उचित बताया गया और शांति स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम बताया गया। इससे भारतीयों के मन में और अधिक भावना हुई और इसका परिणाम ये निकला दोस्तों कि भारत में क्या कहते हैं, इस आंदोलन को दबाया नहीं जा सका। उसकी परिणति में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि महात्मा गांधी ने प्रेस के खिलाफ असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया। तो इस घटना से भारतीयों के मन में और अंग्रेजों के खिलाफ क्षोभ, निराशा का वातावरण तैयार हुआ। अंग्रेजों की उपनिवेशवादी नीति, नस्लीय भेद की नीति और सामने लोगों के निकल के आई और भारतीयों को लगने लगा कि अब हमें इससे भी बड़ा विशाल आंदोलन करना पड़ेगा, संगठन स्थापित करना पड़ेगा। इस आंदोलन के, इस घटना के बाद दोस्तों क्या कहते हैं, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को त्याग दिया। सभी लोगों से जो जैसा बना उन्होंने उसका विरोध करना शुरू किया। काउंसिल के जो मेंबर्स थे गवर्नर जनरल के, उन काउंसिल के मेंबर्स ने त्यागपत्र दे दिया, जिनमें पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, मोहम्मद अली जिन्ना हैं, अमजद अली खान हैं, है ना। ऐसे लोगों ने काउंसिल के सदस्यों से इस्तीफा दे दिया। और यही घटना दोस्तों क्या कहते हैं, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। अगला नया वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक घर में रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।